नमस्कार, मैं हरिशन पटेल। आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़। आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बातचीत करते हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी से। ये अपना दल इससे अपना मोर्चा तक हम लोग आए हैं। अपना मोर्चा के आपको संयोजक हैं या अध्यक्ष मान लीजिए, लेकिन क्या कहता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके साथ कौन कौन लोग आए हैं, कौन कितनी पार्टियाँ आई हैं, कौन अध्यक्ष हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार हरीश जी, और धन्यवाद हम सब लोगों की बात और हमारा दर्द सामने लाने के लिए। आज यहाँ उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में जब हम लोग बैठे हैं तो आप 10 साल की बैठक इसको मानिए। 2017 में हम पहले इसी तरह बैठे थे। आज 2027 आने को तब हम बैठे हैं। 2017 में अपना दल बनाया था हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपना दल सोनेलाल। इन 10 सालों में पार्टी को हमारी हाईजैक किया। अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति आशीष पटेल जी ने कार्यकर्ताओं का 10 साल तक लगातार अपमान किया, विश्वासघात किया, बिरादरी को धोखा दिया। इसके कारण अलग अलग समय पर पार्टी के नेता, पार्टी के संस्थापक, पार्टी के विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता अलग होते गए, छिटक कर जाते गए। सब लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। बलिहारी पटेल पार्टी के नाम से धर्मराज जी पटेल फैजाबाद वालों ने 2017 में पार्टी बना ली। उसके बाद विधायक आर.के. वर्मा जी अलग हुए, फिर नीलतन पटेल जी अलग हुए, फिर अमर सिंह चौधरी अलग हुए, हरिराम चैरो जी विधायक सब अलग हुए। इसी बीच में हेमंत चौधरी जी ने देखा कि कार्यकर्ताओं और नौजवानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इन्होंने भी पूरी पार्टी का जो भ्रष्टाचार था उसको उजागर किया और उसके बाद राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी बनाकर ये चुनाव में जनता के बीच में संगठन खड़ा कर रहे हैं। तो हमने देखा बौद्ध अरविंद पटेल जी हैं। बौद्ध अरविंद पटेल जी पूर्वांचल विकास बोर्ड के मेंबर भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव और सचिव के रूप में अपना दल सोनेलाल में थे। इसके पहले जो मूल अपना दल था उसमें भी थे। तो 10 साल के अंदर सब लोग तितर बितर हुए। लड़ाई हमारी क्या थी कि अपना दल सोनेलाल, अपना दल बलिहारी जो दोनों लोगों ने बनाई थी मिलकर, वो जो पार्टी बनी उसके जो कार्यकर्ता थे, शोषित समाज के, पीड़ित समाज के, कुर्मी समाज के, इन लोगों का अपमान बहुत किया गया। टिकट कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई, बेच दी गई। ये बहुत बड़ा दुख नहीं है। दुख ये है, पीड़ा ये है कि धोखे में रखकर सब काम किया गया। 2017 में जब हम हम यहाँ सरकार में आए, स्टेट की सरकार में आए, अपना दल सोनेलाल का गठबंधन हो चुका था। पार्टी के 9 विधायकों का स्वागत सम्मान था और हम लोगों को राज्यपाल जी के यहाँ जाना था कि सरकार में शामिल हो रहे हैं, समर्थन पत्र देने जाना था। उसी समय आशीष पटेल जी एक कागज़ लेकर आए। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया जी ने कहा इसमें सब लोग आप दस्तखत कर दीजिए। जवाहर पटेल जी जो इलाहाबाद के रहने वाले, उनको अध्यक्ष बनाया था हम लोगों ने। पार्टी में अध्यक्ष तो वो थे, मैं प्रवक्ता था और फाउंडर था और सलाहकार था अध्यक्ष का। अध्यक्ष जी ने हमसे पूछा कि क्या है, तुमने कहा पढ़ लो भाई दस्तखत करने से पहले। उन्होंने कहा कि बहन जी ने कहा तो ठीक ही कहा। वो उनको बहन जी कहते थे। उन्होंने दस्तखत कर दिया, सबने दस्तखत, तो वो इस्तीफा हो गया। वो दस्तखत का इस्तीफा था और इस्तीफा के बाद 15 मिनट बाद मैं ही मन संचालन कर रहा था पहली बार। तो मेरे पास आए, कान में बोले कि आप मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दो पार्टी का। तो हमने कहा आप दहेज की पार्टी जो बताओ वो करते। उस वक्त तो यही बात निकलेगी ना मेरे मुँह से। तो फिर मैंने जवाहर पटेल जी को पूछा। उन्होंने कहा हमारा तो इस्तीफा हो गया। ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय सचिव बन जाइए और ये कहिए कि मैं शारीरिक तौर पर अक्षम हूँ, बीमार हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष भी नहीं लिखना है। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय सचिव हो जाइए ताकि पूर्व अध्यक्ष भी नहीं लिखिए आप। और ये हो गया। तो हमने चलो ठीक है भाई, इनके पति हैं, चलिए दल चलाना है। हम लोगों का मकसद तो ये था कि उत्तर प्रदेश में किसी कुर्मी बेटी को, कुर्मी भाई को, कुर्मी को मुख्यमंत्री बना के बैठाना है। अब उसके बाद से जैसे ही सरकार बनी, एक राज्य मंत्री का पद इन्होंने लिया। वो जेल राज्य मंत्री के रूप में जय कुमार सिंह जेके को वहाँ पर मंत्रालय में ये हुआ, इन शपथ ले लेंगे। जबकि हमको मिलना था, ओम प्रकाश राजभर जी को एक कैबिनेट मंत्री मिला था, तो हमारी पार्टी को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में एक पद मिलना था। तो अनुप्रिया जी और आशीष जी ने क्या किया कि उस समय सुनील बंसल जी थे, आदरणीय सुनील बंसल जी के साथ इन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, हम नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपने पति को बनाना था मंत्री और अध्यक्ष। ये बात हमको 10 साल में समझ में आई। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि भाई राज्य मंत्री को शपथ दिला दीजिए, बाकी देखेंगे। तो उसके बाद उन्होंने विधान परिषद की एक सीट मांगी अपने पति के लिए और कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको बना दिया। अब इस पूरे प्रोसेस में जो नीलतन पटेल थे, जिनके कारण बनारस के 4 लाख कुर्मियों के कारण जहाँ हमारा गठबंधन हुआ था, वहाँ से जीत कर आने वाले नीलतन पटेल को किनारे कर दिया।
उनका स्वाभाविक दावा था कि वो कैबिनेट मंत्री होते। तो उनको मनाया गया, सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई चलो सब्र करो, पति की बात है, उनकी बात मान लेते हैं। सब ने मिलकर उनसे कहा तो विधानमंडल दल के नेता हो गए। लेकिन आर.के. वर्मा जी ने कहा कि मैं दूसरी बार के विधायक हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान और था भी, बात हम लोग महसूस करते हैं। डॉक्टर आर.के. वर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और किनारे हो गए। साथ नहीं छोड़ा, पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, हम लोग साथ थे। वो उन्होंने बैठकों में आना छोड़ दिया और इनको अपना मानसिक तौर पर नेता मानना बंद कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने सबका अपमान किया। जय कुमार सिंह जैकी जैसे ही शपथ लेके बैठे, घर पहुंचे थे बंगले में, एक इन्होंने इनके मंत्री जी के पति ने, जिनको मन्नी मैं नहीं कहता हूँ कभी, तो वो उन्होंने भेज दिया। एक वो आ गया जेलर टाइप का आदमी, रुपया लेकर आया स्टिंग ऑपरेशन के लिए। 200 पत्रकार बाहर खड़े थे कि लोकप्रिय विधायक हुआ है तो इसको इसमें निपटा दो। और उस मुकदमे की पैरवी उस जेलर को हम सस्पेंड नहीं करा पाए सरकार में रहते हुए। जो मंत्री को रिश्वत देने आया था उसके खिलाफ FIR हजरतगंज थाने के लिए भेजी गई, सरकारी आदमी से भिजवाई, और वो तमाम बातें हुई लेकिन सस्पेंड नहीं हुआ। और वो स्टिंग ऑपरेशन मंत्री को पकड़वाने की तैयारी थी। और फिर ये बताते कि देखिए ये सब किसी काम के है नहीं, और कुर्मी बड़ा लालची, लालच इनके मन में था। जैकी जी के साथ ये हुआ, फिर इनको काम नहीं मिलने दिया, इनके मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। खैर जय कुमार सिंह जैकी सरल आदमी और स्वाभाविक कार्यकर्ता थे सोनेलाल जी के, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जहाँ आप भेजेंगे हम जाएंगे। तो ठीक है, समझ लिया हम लोगों ने कि भाई चलिए पार्टी चले आगे। उसके बाद नीलतन के साथ नीलतन जी के साथ भी होने लगा। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रोज अपमानित कर रहे हैं, रोज रोज का अपमान। चलिए किसी ने छोड़ा, इन्होंने छोड़ा। 7-8 पूर्व विधायक हैं जो पार्टी में आए थे। अब आप एक सबसे बड़ी घटना सुनिए हरीश जी, कि कैसे हमने 2017 के बाद हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा। त्रिस्तरीय आरक्षण की बात जब प्रयागराज में चल रही थी, आप शायद तब उस वक्त इलाहाबाद में होते थे, उस वक्त हमने ये लड़ाई, ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया था कि अनुप्रिया पटेल ही पिछड़ों की नेता है। हम लोग शरद यादव जी के घर गए कि आप बताइए भाई साहब। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का महामंत्री सुरेश यादव जी, डॉक्टर राजेश सिंह, हम सब लोग एक लेकर गए कि आप बताइए इस लड़ाई का नेतृत्व अनुप्रिया को कर लेने दीजिए। इससे क्या होगा कि पिछड़ों के बीच हमारी नेता का थोड़ा। शरद जी ने कहा कि आप लड़ो लेकिन ईमानदारी से लड़ना, और हम वहां से लड़ाई लड़ते हुए आए। और इसके बाद इनकी बेईमानी शुरू हो गई। इसके बाद इनकी बेईमानी शुरू हो गई, लगातार शुरू रही बेईमानी। और इन्होंने पार्टी का पैसा इधर उधर करना शुरू कर दिया। पार्टी के दफ्तर, हमने कहा पार्टी के दफ्तर बनने की जमीन ले ली जाती, पैसा नहीं। आशीष पटेल जी की हरकतें ऐसी हो गई कि एक विधायक के साथ मारपीट कर बैठे। पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो 50 लीटर मिट्टी का तेल लेकर आए थे कि पार्टी के दफ्तर के अंदर आत्महत्या कर लूँगा। सोच सकते हैं, दलित जाति का विधायक प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं सरोज जी। कितना अपमान सहे। सत्ता मिली, सत्ता में आप भागीदार हैं। कोई आदमी मंत्री नहीं बनना चाहता कि आप सबको मंत्री बना। हम सब जानते थे बेबसी क्या है, आपकी नहीं बन सकती, लेकिन जो मंत्री बना उसको तो काम कर लेने दीजिए। मेरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप जो है ये सारे लोग किस मकसद से इकट्ठा हुए थे, अपना दल बना था, किस मकसद से? बस ऐसा पूरा नहीं हो उसको। तो जो मैंने बात बताई, ऐसी 1000 कहानियां हैं। 10 साल लगे ये अपमान झेलते झेलते, इनका झूठ बर्दाश्त करते करते, बिरादरी के साथ झूठ, चिट्ठियों का एक हजारों झूठी चिट्ठियां इनके बस्ते में रखी हैं। ये सब झूठ हम लोगों ने समझा और ये सारे साथी अलग अलग लड़ाई कर रहे थे। अब 2027 का समय आ गया है। एक एक आदमी लड़ाई लड़ रहा था, ये उसको बदनाम कराते थे, इसको ये बनाना न चाहते, ये चाहता था, ये लड़ाई कर रहा था। इनके पास ट्रोलर की एक बड़ी सेना है, पेड लाखों रुपया ये केवल पत्रकारों पर, सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं पर खर्च करते हैं। तो पत्रकारों पर नहीं, क्षमा करिए, सोशल मीडिया के लोगों पर। तो इसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि मूल अपना दल तो हम ही हैं। तो हम लोग आज तय हुए, तो ये सारी पार्टियों का एक मोर्चा बना है, अपना मोर्चा। अब हम ये कह रहे हैं कि हम ही असली अपना दल हैं। अपना दल सोनेलाल हैं, अपना दल बलिहारी हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जो खड़ा किया था, हम सब कार्यकर्ता उसके, उनके बेटे हैं, पुत्र हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल और इंजीनियर बलिहारी पटेल की जो मौत हुई, हम उसको हत्या मानते हैं। उसकी CBI जांच हो जाए। आदरणीय गृह मंत्री, आज जब तक हम बैठे हैं, हम लोग NDA के मेंबर हैं। 9-10 विधायक हम सबके समर्थन संपर्क में हैं, कुछ समर्थन में हैं, कुछ आ जाएंगे समय के साथ। पीड़ित वो भी हैं, आना वो भी चाहते हैं। तमाम तो बैठकों में नहीं जाते, हेमंत जी ने बताया दिया।
लेकिन बिरादरी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो मियाँ बीबी एंड कंपनी ने हजम कर लिया। 10 साल का ये दुख। बिरादरी को बहुत पीछे छोड़ दिया, कुर्मियों को बहुत पीछे छोड़ दिया, कुर्मी लीडरशिप की हत्या कर दी, राजनीतिक हत्या कर दी। इन्होंने जितनी सीटें ली हैं हरीश जी, इन्होंने दलित आरक्षित सीटें ली हैं ताकि कुर्मी लीडरशिप पैदा ही ना हो पाए। और हमारे पुरखे ये लड़ाई लड़ रहे थे कि कुर्मी मुख्यमंत्री बनाए। आगे इस पे आपका क्या प्लान है? आगे कैसे आपको इसको बिरादरी के बीच जाएंगे, सच जानो सवाल पूछो यात्रा लेकर, अलग अलग सामूहिक तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में बिरादरी के बीच जाएंगे। हम 14% हैं, 14% आबादी के बीच जाएंगे कि ये नेता जिसको आपने बनाया था, हम सब ने माना था। 10 साल बाद ये कह रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट है कि 10 साल बाद ये विश्वासघाती हैं, धोखेबाज हैं। अब ये हमारे साथ नहीं। बिरादरी नया चेहरा चुने, नए चेहरे को, जिसको चाहे उसको कुर्मी के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने में। और भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि हम इस कुर्मी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम बिना शर्त उसके साथ हैं। अखिलेश यादव कह देंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कुर्मी होगा, हम अखिलेश के साथ बिना शर्त के साथ हैं। हम कुर्मी चेहरा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। एक और गंभीर सवाल है आपके साथ कि आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के समय में प्रदेश में जितनी डोमिनेंट सीट, कुर्मी डोमिनेंट सीटें थी, चाहे लोकसभा रही हो चाहे विधानसभा रही हो, सारे रिजर्व कर दी गई। अब उसको अनरिजर्व कराने के लिए क्या आप ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं? ये लड़ाई देखिए, मुलायम सिंह जी ने ये गलती की, हुई क्या था, लेकिन ये हुआ। उस लड़ाई को हमने, आजकल जो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में राकेश सचान जी, जब घाटमपुर जैसी लोकसभा और विधानसभा आरक्षित हो गई तो हम लोग जागे, अरे हम यही कुर्मी हैं, यहीं पर मतलब दुकान बंद कर रहे हैं आप। हमने उस समय राकेश सचान जी से कहा, तब समाजवादी पार्टी में थे, जनता दल में थे, मुझे याद नहीं आ रहा, चूंकि मैं कहता था, मैंने कहा लड़ाई लड़ी जाए, तो इन्होंने कहा बड़ा कठिन है, ये कठिन है। लड़ाई इन्होंने शुरू की। फिर बाद में हम लोग कोर्ट जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस परसीमन को लेकर कि जहां हमारी आबादी है वहां हमको आपने आरक्षित कर दिया है। हरिजन दलित साथियों को उनका हक मिले, इसमें हम हमारी पीढ़ी इनके उद्धार में लगी हुई है। हमारे छत्रपति साहू जी ने भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया, हम उस खून के हैं ना। हम तो चाहते हैं इनका भी भला हो, लेकिन जहाँ कुर्मी समाज का आदमी, किसान समाज का आदमी है, वहाँ की जो सीटें आरक्षित कर दी हैं। और ये लड़ाई लड़ने की बात हमने अनुप्रिया पटेल से कही, समझिए, नहीं मानी। और एक आखिरी बात, ये जो आप जिनको नेता कहते थे, इन्होंने कहा NJAC राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण बनाया जाए और हरिजनों को, उसमें पिछड़ों को, हरिजनों को, सबको आरक्षण दिया जाए जज बनाने में। अच्छी बात है, सबने ताली बजाई बिरादरी के लोगों ने। आपने पार्टी के प्रदेश, जहाँ जब वकील नहीं होगा आपका हाईकोर्ट में, तो आप जज कहाँ से बनाइएगा? आपने अपने विधि मोर्चे के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीते 10 साल में किस जात के लोग आदमी को दी? पूछिए सवाल, क्या वो आरक्षित श्रेणी का आदमी है? इंटरनेशनल कोर्ट में सरकारी वकील बनाने का काम किस जात के आदमी को किया आपने? आपका जज कहाँ से आएगा? हम ये कहाँ कहते हैं कि इस देश में 10% आरक्षण उन साथियों को भी मिल गया है जो अपर कास्ट के हैं, मिल गया है ना। हमारे आरक्षण को गाली क्यों? आप भी आरक्षित हो, हम भी आरक्षित हैं। और हम उस दिन आरक्षण की बात बंद कर देंगे जिस दिन हमारा सांस्कृतिक आरक्षण इस देश में पूरा हो जाएगा, जिस दिन 50% से ज़्यादा लोग हमारे पद्मश्री पाएंगे, जिस दिन 200 करोड़ की फिल्में बनेंगी, उसमें हमारे लोग हीरो हीरोइन और लेखक पटकथा लेखक होंगे। हमारे छत्रपति साहू जी पर जब फिल्म बनेगी और सरकार उसको टैक्स माफ कर देगी, उस दिन हम सांस्कृतिक आरक्षण की बात करेंगे, तब ये आरक्षण और लड़ाई पूरी होगी। और ये सब इन्होंने नहीं किया, और ये सब हम करना चाहते हैं, इसलिए छटपटा कर, परेशान होकर ये मोर्चा बनाया है। और इसी मोर्चे को हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि असली पार्टी माना जाए। अब आगे का क्या प्लान है आपका? आगे इसको कैसे? जल्दी कल बैठक कर रहे हैं हम लोग। कल बैठक करने के बाद तय करेंगे कि कुर्मियों के बीच में सच बताने के लिए हम लोग जाएंगे कि सच जानिए, और संगठन का विस्तार करेंगे, गली गली गाँव गाँव जाकर लोग संगठन को बनाएंगे। ये तो आपका सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जनता के लिए क्या प्लान है आपका? किसान उद्योगपति बने, ऐसा तो अपना दल के संविधान में, मतलब हमने पार्टी बनाई थी तभी था कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। अब हमारी कोशिश ये होगी, अभी तक किसान विंग तो बहुत बस नाम से चलते थे, जो गांव का आदमी दिखा बोले किसान बन के नेता हो जाओ। हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि जो खेती के लिए भारत सरकार की योजनाएं हैं, हर सरकार में होती है, सरकार में भी है, उन योजनाओं का असली एग्जीक्यूशन हो जाए। हम किसान साथियों के बीच में जाके हजारों FPO बनाने की बात करेंगे। MSME खेती के साथ, खेती के जो लोग हैं
उनको उद्योग में कन्वर्ट करने की लड़ाई, हम सामाजिक लड़ाई करेंगे। छुआछूत कुरीति, ये तो लड़ाई हम लोग कर ही रहे हैं। जो बड़ी लड़ाई है, ताकि मोदी जी भी कहते हैं, हमारा भी सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, हम 3 गुनी करना चाहते हैं। हम पशुपालन, खेती में जो नई टेक्निकल नवाचार हैं, विश्वविद्यालय बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि कृषि विश्वविद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाए, कृषि क्लिनिकें खोली जाएँ। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि कृषि क्लिनिक खोली जाए। खेती से, जैसे इन्होंने इजराइल के साथ, भारत सरकार ने कहा कि हमें एक टाई अप किया है और इजराइल के साथ इंडो इजराइल सेंटर बनाए गए पूरे देश में। हमारा संगठन एक कोशिश करेगा कि ऐसे तमाम सारे संगठन ऐसे सेंटर बनाएं जिससे कि खेती को लाभ का सौदा बनाने में हमारी भूमिका भी हो सके। ये लगातार करेंगे। आजकल इंडस्ट्रियल कर्जे इतने कई लाख करोड़ के माफ किए जा रहे हैं, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, इसीलिए तो हम सरकार से कह रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे, समाज को इकट्ठा करेंगे कि जब तक खेती को उद्योग का दर्जा नहीं देंगे तब तक हमारे लोग आत्महत्या करने के लिए बेबस हो जाएंगे। हेमंत चौधरी जी, आपका इस मोर्चे में क्या आगे का प्लान है? कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप क्या कर सकते हैं जनता के लिए? या अभी तो आप सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता के बाद का कुछ प्लान है या आगे इस बीच में भी कुछ करेंगे? देखिए, अभी इस मोर्चे का तो गठन आज हुआ है। अभी सभी लोग अलग अलग लड़ाई अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। अब सारे लोग जो भी, अभी हम लोगों का ये प्रयास था पूरा कि अपना दल से जितने भी लोग निकले हुए उनको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा थी, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे साथ हैं आज, उन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ काम किया था, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने उनकी विचारधारा के साथ काम किया था। मतलब उनकी मृत्यु के बाद उस पार्टी में जाकर के उनकी विचारधारा के साथ काम किया था। ऐसे सभी लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो अभी तक वहाँ से निकलने के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करके अब हम लोग, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा थी, जिस विचारधारा का कत्ल अपना दल सोनेलाल में हो चुका है, मतलब उस विचारधारा को तो वहाँ कोई मानने वाला नहीं है। उनकी बेटी, उनका दामाद, ये दोनों लोग नहीं मानते हैं उनकी विचारधारा को। तो जिस विचारधारा को कुचल दिया गया है, उस विचारधारा को फिर से हम लोग जीवित करने का काम कर रहे हैं, और उसी विचारधारा को आगे बढ़कर हर जगह पे पूरे प्रदेश में काम करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 9 विधायक हमारे साथ हैं, 12 में 9 विधायक हमारे साथ हैं, 13 में 9 विधायक आपके साथ हैं। क्या ये 9 विधायक मिल करके आप पार्टी को नया रूप देंगे, या इस पर आगे क्या प्लान? देखिए, अभी जो विधायक, जिस विधायक की हम बात कर रहे हैं कि अपना दल के 13 विधायक में से 9 टेक्निकल रूप से उन विधायकों को इस मोर्चा में, जो अपना मोर्चा बना हुआ है, इस मोर्चे में सम्मिलित करके इस मोर्चे को और बड़ा आकार प्रदान करेंगे। क्योंकि वहाँ जो विधायक हैं, आप गौर करेंगे कि कोई भी विधायक वहाँ खुश नहीं है, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। एक और बड़े मुद्दे की बात है वहाँ कि हर व्यक्ति का वहाँ पर एक समय सीमा निर्धारित होता है। जैसे वहाँ पे विधायकों का मतलब 95% विधायकों का 5 साल फिक्स होता है, क्योंकि उनको दोबारा टिकट ही नहीं मिलता वहाँ। यही हाल कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का है। वो पदाधिकारी जो न्यूट्रल होकर के पार्टी में पड़े हैं, वो तो 5, 10 साल, 15 साल उनका समय होता है। लेकिन कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, वो जी जान लगा करके काम करते हैं, वो मियाँ बीबी के आसपास होते हैं, उनकी समय सीमा 2 से 3 साल होती है। तो वहाँ समय सीमा फिक्स है सबका कि किसको कितने साल रहना है और उसके बाद यहाँ से जाना है। अनुप्रिया जी और उनके पति कहते हैं कि हम कुर्मी की पार्टी हैं, कुर्मियों की रहनुमाई करते हैं। अगर कुर्मी उनके साथ है तो चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, परिणाम इनके अनुसार क्यों नहीं आए, ये बड़ा सोचने का विषय है। 2022 में अगर आप देखेंगे, जितनी भी कुर्मी बाहुल्य सीटें थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे हारी। अगर कुर्मी इनके पास है तो बीजेपी का प्रत्याशी को चुनाव जीतना था। लोकसभा का चुनाव आया 24 में, जितनी कुर्मी बाहुल्य सीटें थी
आप देखिए विपक्षी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वहाँ चुनाव कैसे जीत गई। अरे बनारस जिसको एक गढ़ कहते हैं अपना, रोहनिया सीट जहाँ से पहली बार ये विधायक बनी थी, उस रोहनिया सीट से, विधानसभा सीट से लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री जी का वोट शेयर प्रतिशत आधा कैसे लेते? उस विधानसभा में जहाँ पे आपका डीएनए है, प्रतापगढ़, आप कहते हो कि हमारा डीएनए है, डॉक्टर साहब ने बहुत संघर्ष किया था प्रतापगढ़ में जो है, और वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे हार जाती है? तो इसके मतलब कुर्मी आपके साथ नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर आप देख लो जितनी भी बाहुल सीटें हैं, क्यों नहीं है, ये बड़ा विषय है। आपने गुलामी की जंजीर और पार्टी में अनुशासनहीनता, दो शब्द ऐसे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और विधायक के लिए क्या मानक आपको लगते हैं कि क्या कैसे? देखिए, गुलामी की जंजीरों में इसलिए मैं बोला क्योंकि वो जितने भी वहाँ पे विधायक होते हैं 95% तो ऐसे होते हैं जो सुबह पार्टी ज्वाइन करते हैं और दोपहर में गठरी पहुँचाते हैं और शाम को सिंबल मिल जाता है उनको। अब वो विधायक बन करके आ जाते हैं। पार्टी चाहती है कि वो विधायक उनके अनुसार चले, और वो विधायक चाहते हैं कि मैं अगर विधायक हुआ हूँ तो स्वतंत्र रूप से मुझे काम करने दिया जाए, लेकिन वो मानसिकता अपना दल में है नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब की विचारधारा को तो खा गए हैं सब लोग जो है। उन विधायकों को अगर सांस भी लेना है तो कार्यकारी अध्यक्ष जी के बिना परमिशन के वो सांस भी नहीं ले सकता है। उसको अगर मुख्यमंत्री जी से मिलना है, आप देख लीजिए उठा करके सोशल मीडिया की कितने विधायक मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट जाकर के मिल सकते हैं। शायद इक्के दुक्के होंगे, वो भी जो ये सोच करके कि जाओ जो मेरा करना होगा कर लेना, मैं मिलूंगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, तो वही विधायक जाकर के वहाँ पे मिल पाए हैं। विधायकों का अगर किसी समिति में सदस्य बन जा रहे हैं, उसके लिए भी भाई साहब को एलर्जी है, उसके लिए भी उसको धमकाते हैं, तो सारे विधायक वहाँ पे प्रताड़ित हैं। मैं विधान में आप देखते होंगे जो है, जब विधानसभा चलती है, हर पार्टी का विधानमंडल दल का नेता अपनी पार्टी का पक्ष विधानसभा में रखता है। अपना दल के जो विधानमंडल दल के नेता हैं, आप देखिएगा कि वो कितनी बार अपनी आवाज विधानसभा में बुलंद की है। शायद शुरू में 1 या 2 बार, वो भी पर्ची पर लिख करके दे दिया गया था 4 लाइन, वो 4 लाइन पढ़ के दिया। तो जाहिर सी बात है सभी लोग व्यथित होंगे। और पार्टी में दम घुटना और घर वापसी, ये राजनीति में हमेशा देखा जाता है कि जब पार्टी से विवाद होता है तो नेता जाता है, कहता मेरा दम घुट रहा था, फिर जब उसको अच्छा लगता है तो आता है, कहता हमने घर वापसी कर ली। तो इन दोनों के बीच का समन्वय कोई राजनीति में कैसे बैठा है कि किधर क्या चल रहा था? देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपने जो बात कही बहुत सही बात कही कि होता क्या है कि पार्टी से पहले निकलते हैं, उसके बाद घर वापसी कर लेते हैं। यहाँ पर अगर किसी को घर वापसी करना होता, जो मेहनत हम लोगों ने, जितने भी लोगों ने वहाँ पर अपना समय दिया, पैसा दिया, सब कुछ अपना न्यौछावर किया उस पार्टी पर, और वहाँ पर मिला क्या? सिर्फ तिरस्कार, सिर्फ धोखा। और एक धोखा खाया हुआ व्यक्ति कभी घर वापसी नहीं करता है। आज देखेंगे तो सभी लोग कहीं ना कहीं अपना संगठन बना करके, और जो विचारधारा वहाँ मर गई थी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वही सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोगों का जितने भी ऐसे लोग हैं, घर वापसी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जनता के लिए क्या रोड मैप है आपका? जनता के लिए क्या काम करेंगे? हम अपनी जो विचारधारा है उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। कल हम लोगों की बैठक लखनऊ में है, जो सभी पार्टियों के जो आज मोर्चे में सम्मिलित हुए हैं, इनके प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी कल उस बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं, और कल हम लोग तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्या अब आप इस पे मोर्चे को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या उसमें शामिल हो जाएंगे, या आगे इस पर क्या है? देखिए, गठबंधन जब हम ही मूल अपना दल हैं, हम ही मूल अपना दल सोनेलाल हैं, तो हम तो गठबंधन में ऑलरेडी है ही हैं। अब उनको ये तय करना है मियाँ बीबी को, क्योंकि अब उसके बाद मैं तो मीडिया के साथियों से बहुत पहले भी बोला था कि अंत में सिर्फ मियाँ बीबी बचेंगे एक दूसरे से बात करने के लिए, वो भी बात करने के लिए। कोई कार्यकर्ता उनके साथ बचने वाला नहीं है। तो मूलतः हम ही अपना दल सोनेलाल, अब वो तय कर लें कि उनको कौन सी पार्टी बनानी है, कहाँ पर जाना है, किसके साथ गठबंधन करना है, वो तय करें। हम अपना दल सोनेलाल मूल रूप से हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, और आगे
ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपको। इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली नई मुलाकात के साथ। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।